जो मनी की जो वैल्यू है सभी पर्सन के लिए क्या मानी गई है, इक्वल मानी गई है। कहते हैं ना कि जब आपके पास ना कोई चीज़ अबंडेंट में होती है ना, ज़्यादा मात्रा में होती है। अब मेरे पास इतने सारे पेन रखे हुए हैं, नॉर्मल सी बात है, मैं कभी एक को यूज़ कर लेती हूँ, कभी दूसरे को यूज़ कर लेती हूँ, कभी तीसरे को यूज़ कर लेती हूँ, किसी पर्टिकुलर पेन को डिसाइड नहीं है मेरा। बट जिसके पास है ही 2 पेन, है ही 1 पेन, तो वो जो पर्सन है उस पेन को बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखें। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है ये मोस्टली हर क्लास के अंदर आता है। इवन +1 के अंदर है, +2 के अंदर है, बीकॉम क्लास के अंदर है, या फिर MBA के अंदर है, और आपका MCOM है, और साथ ही साथ आपका BBA है। कॉमर्स स्ट्रीम के मोस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हैं, मोस्ट ऑफ जितनी भी स्ट्रीम है, उन सब के अंदर ये टॉपिक जो मार्जिनल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, या फिर आपका नॉर्मल इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं माइक्रो या मैक्रो, वहाँ पर इनके छोटे मोटे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो देखते हैं क्या कहता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। आज हम इन सब का प्रॉपर मीनिंग समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स है और ये है इनकी फैमिली, ये इनकी वाइफ है और ये इनके हैं 2 बच्चे, ठीक है। ये मार्केट में गए और सामान खरीद कर लेके आए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आइसक्रीम खरीद के लेके आए, ठीक है। आइसक्रीम खरीदी इन्होंने। अब परचेज़ किसने की है, बाय किसने की है, पापा ने, जिसका नाम हमने रखा मिस्टर एक्स। ओके जी, ठीक है जी। उसको यूज़ कौन कर रहा है, इसकी कंज्यूम की बात कर रही है, उसको खा कौन रहा है, उसकी पूरी फैमिली खा रही है और उसकी वाइफ भी खा रही है, उसके दोनों बच्चे भी खा रहे हैं, ठीक है। एक केस तो हम ये लेके चलते हैं कि इसमें केवल 3 पर्सन खा रहे हैं, उसकी वाइफ खा रही है, उनके जो 2 बच्चे हैं वो खा रहे हैं। दूसरा केस ये लेके चल रहे हैं कि जो यूज़ है वो उसकी वाइफ भी कर रही है, वो खुद भी कर रहा है और उनके 2 बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे मैं अलग अलग क्यों लेके चल रही हूँ। 2 कंसेप्ट है, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है आपका कस्टमर। दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मोस्टली ये समझते हैं कि ये दोनों एक जैसे होते हैं, बट एक जैसे नहीं होते, उनके बीच में डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस हम इनको देखते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो आइसक्रीम है केवल 3 पर्सन ने कंज्यूम किया, दैट मीन 3 पर्सन ने यूज़ की है, ठीक है। अब आगे जब भी मैं ये कहूँ कि कोई भी कमोडिटी, तो कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज जो कि आप यूज़ करते हैं, जो कि आप अवेल करते हैं। अब यहाँ पर गुड्स कौन सी है, आइसक्रीम है। तो ऐसी कमोडिटी जो जिसने कंज्यूम की है, मीन्स कि फाइनली उसने खा ली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। मीन्स कि फाइनल यूजर्स को बोलते हैं, फाइनल यूज़र ऑफ द कमोडिटी नोन एज द कंज्यूमर। कस्टमर उसे बोलते हैं जो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, और डिपेंड करता है कि वो कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आगे फर्दर सेल के लिए उसने खरीदी है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रॉ मटेरियल को परचेज करता है। वो क्या करता है, एक सेकेंड, वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को परचेज करता है और रॉ मटेरियल से क्या बनाता है, फिर वो प्रोसेसिंग में लाता है, देन उसको फिनिश गुड्स में अंदर कन्वर्ट करता है। तो जो खरीदा है सामान, जिस पर्सन ने खरीदा है, मैन्युफैक्चरर ने खरीदा है, वो भी क्या है, कस्टमर है, क्योंकि उसने जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए खरीदा है, फर्दर नेक्स्ट रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है। तो यहाँ पर कस्टमर वो पर्सन होता है जो कि फर्दर सेल के लिए भी हो सकता है, या फिर वो भी पर्सन हो सकता है जो फाइनली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब यहाँ पर जो पापा जी हैं, अगर ये भी आइसक्रीम को खा रहे हैं तो यहाँ पर ये कस्टमर के साथ साथ क्या हैं, कंज्यूमर भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए कस्टमर यूज़ किया जाएगा और बाकियों के लिए कंज्यूमर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि परचेज किसने की है, पापा जी ने की है। समझ में आया? तो मैं इसको दोबारा से फिर इसको बाइफरगेट कर रही हूँ कि ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, गुड्स को बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, और उसको उसका पर्पस फर्दर सेल के लिए है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कस्टमर कहेंगे। अगर उसका पर्पस क्या है, उसको यूज़ करना है, फाइनली कंज्यूम करना है, तो उस केस में वो दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो वो कस्टमर भी हो सकता है और वो कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं। समझ में आए? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से कि क्या एक पर्सन कस्टमर और कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं?
यस, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दे कि एक पर्सन ने ख़रीदा और उसको आगे फर्दर सेल के लिए उसने रेडी कर रहा है या फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है, देन वो फाइनल कस्टमर के पास भेजेगा। तो जो पहले परचेज़ की उसे क्या कहेंगे, तो उस टाइम वो कस्टमर होगा, और जो फाइनल कंज्यूमर होगा जिसने फाइनली गुड्स को यूज़ किया है, दैट पर्सन इज़ नोन एज अ कंज्यूमर। समझ में आ गया कंसेप्ट? अब ये कंज्यूमर का समझ में आ गया कि ये कंज्यूमर क्या कह रहा है, कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट अब मतलब आता है कि एक ऐसा पॉइंट कि जब आप किसी सामान को खरीद रहे हैं, उसके खरीदने के बाद जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आनंद जो मिल रहा है, उसका ऐसा पॉइंट जो आप ये कहते हैं कि मैं हर बार इसी रेट पर, इसी टाइम पर मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा हूँ, इस सामान को खरीदूंगा। तो दैट मीन्स ऐसा पॉइंट जिसके अंदर आप कोई चेंज नहीं करना चाहते हो, देयर इज अ नो चेंज इन द पोजीशन, नो चेंज इन द स्टेटमेंट, नो चेंज इन द इवेंट। दैट मीन्स कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आप खुद भी सेटिस्फाई है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के दौरान। समझ में आ गया? चलो जी, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का बटे मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन, कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के बाद। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ये जो पेन है, अगर ये पेन मेरे को प्रॉपर वे से काम करने में मुझे हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा। अब क्लास लेते वक्त किसी भी तरह की हर्डल क्रिएट नहीं हो रही, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स जो मेरा काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि जिस कंपनी का मैंने यूज़ कर रही हूँ वो कंपनी क्या है, अच्छा प्रोडक्ट मुझे प्रोवाइड कर रही है, तो मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, है ना। अब मैं इसको फाइनली कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, कंज्यूमर हूँ। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, चिंतन मनन करना कि क्या ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या क्या ये चीज़ हमारे लिए गलत है। समझ में आ गया? चलो अब हम पूरा बढ़िया तरह से कंसेप्ट समझते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का कंसेप्ट हम समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैम यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन बोले तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, आप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत तेज़ क्या लगी है, एक सेकेंड, बहुत तेज़ क्या लगी है, भूख लगी है। तो आप क्या करेंगे? घर आने के बाद क्या कहेंगे, मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो क्या करेंगे कि जब आपको मम्मी क्या करेंगी, जब पहली बार जो आपको रोटी देगी, मीन्स की पहली यूनिट आपको रोटी देगी, उसे क्या कहेंगे हम, 1 क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड बार जो आपको रोटी दी जाएगी, दूसरी रोटी दी जाएगी, फिर तीसरी रोटी दी जाएगी, फिर चौथी रोटी दी जाएगी, देन पाँचवीं, देन छठी, ऐसे आप कंटिन्यूस लेवल्स पे अपनी रोटियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हो, क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या यूटिलिटी को, जो आपका सेटिस्फैक्शन है, इसको आप मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्वेश्चन अराइज हुआ, यहाँ पर बहुत सारी बहस हुई, तो फिर इसके बाद एक 2 ग्रेट इकोनॉमिक्स आए। ठीक है, मैं ये कहूँगी पहले हम समझते हैं, बाद में उन इकोनॉमिक्स के जो पर्सन हैं उनका नाम जानेंगे। उनके 2 पर्सन के बीच में इतनी बहस हुई कि एक कह रहा है कि नहीं, यूटिलिटीज़ को नंबर के अंदर मापेंगे, एक कहता है कि नहीं, यूटिलिटी नंबर के अंदर नहीं मेज़र कर सकती, सेटिस्फैक्शन हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब मुझे भूख लगती है, जब मुझे यूटिलिटी क्या मिलती है, मुझे जो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो 20 का मिलता है। अब 20 मैंने पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से मेज़र किया है ना। तो दूसरा कहता है कि नहीं, ये कहते हैं कि हाइयर मिला है सेटिस्फैक्शन या फिर लोअर मिला है, दैट मीन्स ग्रेटर या फिर लोवेस्ट, कैसा सेटिस्फैक्शन मिला है। तो कहने का मतलब एक ने तो क्या किया, एक ने तो यूटिलिटी को क्वांटिटी के अंदर मेज़र कर दिया और एक ने क्या किया, क्वालिटेटिव के बेस पर उनको यूटिलिटी को मेज़र किया है। तो जब हम बात करते हैं क्वांटिटी और क्वालिटेटिव की, तो क्वांटिटी में क्या आता है, ऐसी यूटिलिटी जिसको हम नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटेटिव की बात की जाए तो ऐसी यूटिलिटी, ऐसा सेटिस्फैक्शन जिसको हम रैंक के बेस पर, जिनको हम परफॉर्मेंस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इज इट क्लियर? दैट मीन्स लोअर है, हाइयर है या फिर लोअर है। समझ में आ गया?
एक और बात की जा सकती है, जब आप किसी चीज़ को नंबर के फॉर्म में मापते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर उसके कार्डिनल यूटिलिटी कहेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी कहेंगे। इज इट क्लियर? और जिनको हम रैंक और परफॉर्मेंस के बेस पे माप रहे हैं उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में 101% कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर बाद में एक इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव के अंदर मेज़र कर रहा है उस इकोनॉमिक्स का नाम क्या है बेटा जी? बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्सन का क्या नाम है? मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल याद कर सकते हैं। और जिन्होंने क्वालिटेटिव की बात की जाए कि क्वालिटेटिव के अंदर मेज़र किया जा सकता है, वो कौन है? हिक्स है, या फिर आपकी बुक के अंदर हिक्सन लिखा मिलेगा, ठीक है। और इसे हिक्सन एंड एलिन ने दिया था। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। सेटिस्फेक्शन को मेज़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसकी बात की जा रही है। एक ने कहा कि हाँ मेज़र करूँगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं मेज़र नहीं कर सकता, उसको मैं रैंक दूंगा, रैंक को मैं एक परफॉर्मेंस के बेस पर मापूंगा, ठीक है। जो रैंक दे रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वो नंबर में तो नहीं होगा, वो क्वालिटी के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के नाम से जानेंगे, और वो किसने दी थी? हिक्स एंड एलिन ने दी थी। इज इट क्लियर? ओके जी। सेकंड पर्सन कौन है जो कहते हैं कि यूटिलिटीज़ को, सेटिस्फेक्शन को मैं नंबर के अंदर मेज़र करूँगा? उसका कहना है कि जो यूटिलिटी है वो नंबर के अंदर मेज़र हो सकती है, जिसको हम क्या कहेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी कहेंगे, और जो कि दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके क्लियर? चलो पहले नोट्स की ओर बढ़ते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम साथ साथ सभी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। चले जी, सबसे पहले कस्टमर की डेफिनेशन लिखी हुई है। इक्विलिब्रियम की पॉइंट लिखा हुआ है कि एक ऐसी पोजीशन, ऐसे स्टेट जहां पर आप कोई और चेंज नहीं होने पसंद करेंगे, ठीक है। मीन्स कि यह परफेक्ट पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जहां पर आप अपने पैसों का सही यूज़ कर पा रहे हैं। मीन्स कि अच्छे, ये कह रहे हैं कि जैसे कि अब दिवाली आ रही है ना, दिवाली आ रही है पर तो क्या लगेगा? सेल लगेगी। सेल का हर एक पर्सन बेनिफिट उठाना चाहेगा, राइट। तो क्या है कि जो भी, मान लो कि आपको एक शर्ट आपने खरीदी है 200 रुपीज़ की, और उस शर्ट का कपड़ा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आपको क्या आगे पसंद भी आ गई है, अफोर्डेबल है, आपकी प्राइस और आपका जो आपकी इनकम है उसको सबको ये क्या कर रही है? सुटेबिलिटी। तो आप क्या करेंगे? उस चीज़ को खरीदेंगे। तो आपने खरीदा, फाइनली उसको यूज़ करेंगे, तो आप हो गए कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है कि जहाँ पर आपका प्राइस और आपका सेटिस्फेक्शन दोनों क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको हायर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। हायर मतलब कि एक अच्छा आनंद दे रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा क्या मिलता है? पिज़्ज़ा, या फिर आपको कोई और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे जो भी आपकी पसंद है। आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखना, ठीक है, जो चीज़ आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कम पैसों में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे, उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट यूटिलिटी का। यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बट इसको स्टैंडर्ड यूनिट को किस यूनिट में ये मेज़र होगा, मीन्स कि नंबर के फॉर्म में मेज़र होगा, उसे हम क्या कहेंगे? यूटिल्स कहेंगे। ये भी एक नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटीज़ को मेज़र किया जा रहा है, तो उसे हम यूटिल्स कहेंगे, ठीक है। बट काफ़ी सारे डिबेट्स हुई, काफ़ी सारे बहस हुई कि क्या, किस तरीके से, कौन मान रहा है, कैसे मान रहा है। देन यहाँ पर आए एक पर्सन जो कहता है कि यूटिल्स को मैं किस में मेज़र करूँगा? एग्जैक्ट नंबर में मेज़र करूँगा। वो पर्सन कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है बेटा जी, ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं, यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस के बेस पर मैं उसको क्या दे सकता हूँ? रैंक दे सकता हूँ कि ज़्यादा है, कम है, एग्जैक्ट नंबर इसका प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। ये किसने कहा? J.R. हिक्स एंड एलिन की बात की जा रही है।
ठीक है, ये पर्सन अलग है और ये पर्सन अलग है, दोनों का प्रोस्पेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट है। दैट्स अ रीज़न कि इस अप्रोच को जो एल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा था कि जो मैं नंबर के अंदर मेज़र करूँगा उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच कहेंगे, और सेकंड वाले को क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव कहेंगे जी। ओके जी, यूटिलिटी इज़ मेजर इन द यूटिल्स के अंदर मेज़र किया जाएगा, और यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं रैंक दूंगा। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये इसमें क्या किया जाए, किस चीज़ को, विद द हेल्प ऑफ देयर इज़ अ क्वांटिटेटिव नंबर के अंदर जो हम जब सेटिस्फैक्शन को मेज़र करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब अभी मैं आगे समझाऊंगी, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी 2 मिनट के अंदर बताती हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे किया जाता है, इंडिफरेंस कर्व को एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करता है। देखो ये भी टॉपिक अलग है, इनको भी मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि यूटिलिटीज़ को नंबर के अंदर मेज़र किया जाता था, दैट्स रीज़न कि इसको हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं, और यहाँ पे रैंक के अंदर मेज़र किया जाता है उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। यूटिलिटी के दोनों इकोनॉमिक्स के बारे में हमें जान लिया कि एल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहा है और जे.आर. हिक्स एंड एलिन क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कि टाइप ऑफ द यूटिलिटी। बढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी के कंसेप्ट के ऊपर कि यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप ऑफ, एक सेकेंड, यूटिलिटी के टाइप्स। आपका सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। सेकंड क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी। थर्ड क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब आगे आपको इन यही नाम बहुत सारे सुनने को मिलेगा। देखो ये TU, इसको हम TU से लिखते हैं, इसको हम AU से लिखते हैं, इसको हम MU से लिखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल से क्या मतलब समझते हैं, सम। जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी पढ़ा था कि समेशन ऑफ एक्स सीरीज लेनी है, तो समेशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी पूरी ऊपर से यूनिट्स आ रही हैं उनका सबका ऐड करते चले जाना है। अब यहाँ पे एवरेज की बात निकाल रही है, दैट मीन्स पर वैल्यू की बात की जा रही है कि पर वैल्यू एक कितनी क्वांटिटी आ रही है। मार्जिनल की बात की जाए तो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज की बात की जा रही है कि कितना चेंज आ रहा है। अगर आप पहले इस चीज़ को कंज्यूम करे थे, उसके बाद फिर आपने उसको कंज्यूम किया, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, बीच के डिफरेंस को बात की जा रही है, चेंज की बात की जा रही है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एडिशनल यूनिट कितनी और ऐड हो चुकी है उसकी बात की जा रही है। कहने का मतलब बीच का डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लिया मैंने कि पहले आपने एक रोटी खाई, आप कह रहे हो कि मुझे यूटिलिटी मिली सबसे ज़्यादा 10। दूसरे नंबर पे आपने दूसरी रोटी खाई, आपने कहा कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 18 का। तीसरी रोटी खाई, आपने कहा मुझे 24 का सेटिस्फैक्शन मिला। फोर्थ जो चौथी रोटी ली आपने, उसके बाद मिला आपको 28 का। अब आप ये कह रहे हो कि बस मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है। अब ये देखो क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। यूटिलिटी तो है बट यूटिलिटी क्या की जा रही है, पहली यूटिलिटी दूसरी यूटिलिटी में क्या है, ऐड है। तो इसको मैं क्या कहूँगी, ये टोटल यूटिलिटी का पॉइंट है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है मम्मी, मुझे और खाना नहीं खाना है ना। अब आपको बहुत तेज़ भूख लगी तो तब सबसे पहले तो आपकी 10 की यूटिलिटी आई, टोटल यूटिलिटी, फिर 18 की, फिर 24 की, फिर 28 की, फिर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जब आप ये कह रहे हो कि नहीं बस और नहीं, है ना। फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो, पर आप ज़बरदस्ती भी खा लेते हो, परंतु उसके अंदर क्या है, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है आपको। इज इट क्लियर। देन उसके बाद क्या है कि आप फिर भी खाए जा रहे हो तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, अब गिरना शुरू हो जाएगा। अब गिरना शुरू होएगा जब ज़बरदस्ती होती है तो क्या होता है, फिर हम वापस पीछे की ओर भागने शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ एक और खा ली तो आप क्या होगा, उसके बाद एक आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, गिरना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि यूटिलिटी क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है, दैट्स नोन एज ए टोटल यूटिलिटी है ये। मैं इसी से क्या निकाल दूँ, एवरेज यूटिलिटी निकालती हूँ।
अब एवरेज यूटिलिटी मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों एवरेज यूटिलिटी क्या होती है कि पर वैल्यू होती है। अब पर वैल्यू क्या मतलब क्या होता है, अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये 2 पेन हैं, मेरे पास ये और ये 2 पेन हैं, ठीक है, ये दोनों पेन मेरे 18 रुपये के हैं। तो एक पेन की वैल्यू क्या है, मीन्स कि एक पेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड करके निकालेंगे, है ना, कि कैसे, इसमें टोटल 18 रुपये है मेरे पास और ये इनकी 2 क्वांटिटी है, तो मैं इसको कहती हूँ कि एक पेन मेरा कितने रुपए का आया, 9 रुपये का आया है। इसी तरह से आपका यूटिलिटी के अंदर है एवरेज यूटिलिटी में देखो, अब मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है 1, टोटल यूटिलिटी कितनी है 10। कैसे निकलेगा कि टोटल यूटिलिटी अपॉन में क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। अब मैं 10 डिवाइड में 1 करूं तो पहले पे तो 10 ही आएगा। मैं कह रही हूँ कि 2 रोटी खाने के बाद मुझे टोटल यूटिलिटी 18 मिली है, तो 1 रोटी खाने से बेटा कितनी मिलेगी, इट्स नॉर्मल, 18 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना होगा 9 होगी। फिर कहते हैं कि 3 रोटी खाने से मुझे 24 की यूटिलिटी मिली है, तो 24 को मैं क्या करूँगी 3 से डिवाइड करूँगी, है ना, ऐसे ही होगा, तो 8 आएगा, देन उसके बाद 7 आएगा। ऐसे सबको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हम क्या करेंगे डिवाइड करते चलेंगे। इज इट क्लियर? देन इसको मैं डिवाइड करूँगी 5.6 आएगा, देन यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2.56 ऐसा आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे एवरेज यूटिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट आपका कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है चेंज, कि पहली यूनिट कंज्यूम की दूसरी यूनिट कंज्यूम की, इनके बीच में कितने का चेंज आया है। अब पहली बार यूनिट कंज्यूम किया तो इट्स नॉर्मल कि पहली यूनिट तो 10 ही रहने वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 10 ही रहने वाली है। फिर ये कहता है कि जब मैंने 18 कंज्यूम की तो पहले के कंपैरिजन में मेरी कितने का गैप नज़र आ रहा है, तो मैंने क्या किया 18 में से मैंने 10 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 8 आ रहा है ना। इसी तरह से फिर नेक्स्ट में 24 माइनस के 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, देन यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो 28 यूनिट कंज्यूम की है, पहले कितनी की थी, पहले भी 28 की थी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 24 माइनस के 28 करूँ तो कितना आएगा, माइनस के 4 आएगा। यहाँ पे क्या करूँ 18 माइनस के 24 कर रही हूँ, तो यहाँ पे माइनस के 6 आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं जब हमारी क्या है टोटल यूटिलिटी क्या है पूरी हाई लेवल पे है, उस टाइम आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 पर है ना। अब इसको मैं एक बारी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ, देन आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या होती है वाई एक्सिस। हर एक चीज़ आपको क्या है बटे रिप्रेजेंट करके दिखानी है। यहाँ पे क्या आती है क्वांटिटी, और मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का कहाँ तक जा रही है, ये हाईएस्ट 28 तक जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर कितनी टोटल यूटिलिटी थी 10 थी बच्चे। सेकंड पॉइंट पर कितनी टोटल यूटिलिटी थी 18 थी, तो मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। 3 के अंदर कितनी टोटल यूटिलिटी थी 24 यूटिलिटी थी। 24 के बाद कितनी टोटल यूटिलिटी थी, यहाँ पे लगा लेते हैं 28। फिर नेक्स्ट में क्या थी 28 थी। देन उसके बाद 6 में कितनी थी, वापस अगेन 24 पे आ गई है। फिर क्या है
5 6 7 यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया नंबर प्लॉट आपका, कि जहाँ जहाँ पे जिसकी भी टोटल यूटिलिटी थी हमने क्या किया है, उसको वहीं पे प्लॉट किया। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये जो पॉइंट है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट हुई और इंक्रीज़ होना शुरू हुई, फिर एक इतने पॉइंट पे पहुंच गई कि यहाँ पर ही कह रहे हैं कि इसके बाद अब और खाम से रोटी नहीं खाई जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, नीचे गिरनी शुरू हो रही है, देन उसके बाद और गिरनी शुरू हुई। तो ये कैसा, किसका ग्राफ है, TU का। इसी के अंदर मैं MU का बनाती हूँ। कहते हैं कि पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 10 थी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे टोटल यूटिलिटी कितनी आई, 8 हो गई है। फिर उसके बाद 6 पे आ गई है, देन उसके बाद 4 पे आ गई है, 5वें पे तो वो क्या हो गई है, 0 पे ही आ गई है, छठे पे माइनस पे 4 और देन फिर माइनस के 6। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या नीचे की ओर गिरती आ रही है, MU। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, जब टोटल यूटिलिटी क्या है, जब टॉप पे है तो मार्जिनल क्या है, 0 है, ठीक है। वो सबसे ऊपर क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहेंगे, सबसे ऊपर जो है, नीचे क्या है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही है कि पहली चीज़ क्या है कि जब MU पॉजिटिव है, देखो MU यहाँ पे पॉजिटिव है, तो TU क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। TU देखो बढ़ रहा है, समझ, जो दिखाई दे रहा है वही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब TU पॉजिटिव है तो MU जब पॉजिटिव है तो TU क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यही बात फिर आ जाती है कि जब MU क्या है, 0 है, तो TU क्या है, मैक्सिमम लेवल पे है। मैक्सिमम ही बोल सकते हैं क्योंकि 28 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी है। इज इट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे क्या है, जब TU क्या है, नेगेटिव है, तो MU जब नेगेटिव है तो TU क्या हो रहा है, गिरना शुरू हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डिमिनिशिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये गिरना शुरू हो रहा है। देखो ग्राफ के शेड्यूल के अंदर भी देखिए, TU बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब क्या हो रहा है कि ये पूरा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। जब तक MU पॉजिटिव है तो TU भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। जब MU क्या हो गया है, 0 है, तो TU क्या हो गया है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है। MU क्या है आपका, 0 नेगेटिव में आ गया है, तो ये क्या हो रहा है, TU गिरना शुरू हो रहा है। समझ में आ गया, ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया है। यही है पॉइंट टाइप ऑफ यूटिलिटी का। इज इट क्लियर। और जो ये हमने पढ़ा है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम कोई कंजप्शन यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या है, सेटिस्फैक्शन गिरता रहेगा। दैट्स अ पॉइंट इज अ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलो अब नोट्स की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, टाइप ऑफ यूटिलिटी हो गया कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ये दिस वन, ये सब मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल के साथ हो चुका है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि जब MU पॉजिटिव होता है तो TU बढ़ना शुरू होता है, MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम या फिर कांस्टेंट लेवल पे पहुंच जाता है, और जब MU नेगेटिव होता है तो TU क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है गिरना, डिमिनिशिंग होना। ये देखो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, हाँ एक बात ज़रूर है कि ये जो TU है ना, ये TU है, कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं होगा। ये बात इम्पॉर्टेंट है, TU कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। बट MU क्या है, ये एक्स एक्सिस को टच भी करेगा, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि MU के बेस पर कौन है, TU है। मैं तभी तो सारा कंपैरिजन मैंने TU के साथ किया कि अगर MU पॉजिटिव है, ये बार बार ना TU बोला जा रहा है, हम दोबारा से बताते हैं आपको कि MU के बेस पर कौन डिपेंड है, TU है।
तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पे देखो कितनी बार बोला है कि mu पॉजिटिव है, mu 0 है, mu नेगेटिव है, उसके बेस पर tu घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट्स अ रीज़न कि mu के बेस पर हमारा टोटल यूटिलिटी की स्लोप ड्रॉ होती है। इज इट क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।